वेलकम टू लॉ सेंट्रल। आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 38 को समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम बिना किसी वक्त ज़ाय किए वीडियो की तरफ ही चलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो सेक्शन 38 है, ये बेसिकली पहले इसकी हेडिंग पढ़ते हैं। ये कहता है कि इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ द परफॉर्मेंस। जब ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को रिफ्यूज़ किया जाए, ठीक है, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, ये बताता है। तो इस सेक्शन के अंदर बेसिकली पहले तो आपको ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की डिफ़ाइन करना बताता है, ठीक है। उसके बाद इसकी कंसिक्वेंसेस बताते हैं, उसके बाद एसेंशियल बताते हैं। लेकिन हम इसको पढ़ते हैं, पहले ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ेंगे, उसके बाद इस ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के जो वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है ना, जो वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस होगा, उसके हम एसेंशियल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे इसके कंसिक्वेंसेस पे, इफेक्ट पे, ठीक है। तो हम पहले ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन यहीं पर गिवन है, इसको पढ़ते हैं। ये कहता है कि वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ द परफॉर्मेंस, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की डेफिनेशन है। कहता है कि प्रोमिसर ने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को अब दूसरे अल्फाज के अंदर अटेम्प्टेड परफॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अटेम्प्टेड ऑफर, अटेम्प्टेड ऑफर भी कहते हैं। मतलब एक ऑफर को, अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने की एक कोशिश की गई है ना, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि प्रोमिसर ने अपनी जो उसकी पार्ट की परफॉर्मेंस थी, उसने वो की है, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की है टू प्रोमिसी। अब उस ऑफर को हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड, उस ऑफर को प्रोमिसी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पे प्रोमिसर ने अपनी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन प्रोमिसी उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये है ऑफर टू परफॉर्मेंस, मतलब प्रोमिसर ने अपनी परफॉर्मेंस दी है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कंसिक्वेंसेस बता रहे हैं। अब इसके क्या राइट्स हैं प्रोमिसर के, ठीक है, प्रोमिसर के पास क्या चीज़ें अवेलेबल है, हम इसको अभी डिस्कस नहीं करते। अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा कि ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की डेफिनेशन क्या है। अब हमें इस ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की डेफिनेशन को एग्जाम्पल पढ़ते हैं एक साथ, ठीक है। पहले हम इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ऑफर टू परफॉर्मेंस होती है। ये वाली जो हमने 2 लाइंस पढ़ी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ, ठीक है, कि ए क्या करेगा, डिलीवर करेगा बी के वेयर हाउस पे 100 बेल्स ऑफ दी कॉटन। अब ए ने 100 बेल्स ऑफ कॉटन देनी है, ठीक है। ए ने 100 बेल्स ऑफ कॉटन देनी है बी की, कहाँ पर देनी है? वेयर हाउस पे देनी है, ठीक है। कब देनी है? 2 मई को देनी है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ए ने उन 100 बेल्स ऑफ कॉटन को बी के वेयर हाउस पे डिलीवर कर दिया, लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो बी है वो रिफ्यूज करता है, ठीक है, वो रिफ्यूज कर रहा है। अब इस केस के अंदर दिस इज द केस ऑफ द अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब ए ने अपनी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, ए हैज़ डन व्हाट ही वाज रिक्वायर्ड टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, बट बी यहाँ पर नहीं करा। तो ये एग्जांपल है ऑफर टू परफॉर्मेंस की। हमने इसकी डेफिनेशन और इसका एग्जांपल पढ़ा है। अब हम इस ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के वैलिड एसेंशियल को पढ़ते, मतलब ए ने जो अपनी परफॉर्मेंस दी है, क्या उसने वैलिड दी भी है या नहीं, ठीक है। इसके कुछ एसेंशियल्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं अभी। इसके एसेंशियल्स बेसिकली यहीं पर दिए गए हैं, दूसरे इस सेक्शन के दूसरे पार्ट के अंदर, ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर पढ़ते हैं कि एवरी, ये वाली लाइन हमने स्किप की, इसको अभी डिस्कस करते हैं। पहले ये वाले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। हमने ऑफर टू परफॉर्मेंस की डेफिनेशन का एग्जांपल डिस्कस किया है, अभी हम इसका डिस्कस करते हैं एसेंशियल के जो ऑफर टू परफॉर्मेंस दी गई है, क्या वो वैलिड है, ठीक है। तो वो वैलिड कब होगी? जब ये वाली पॉइंट्स कवर होगी। पहला पॉइंट क्या है कि इट मस्ट बी अनकंडीशनल, ठीक है। जो वैलिड हमारे पास एसेंशियल डिस्कस कर रहे हैं ना ऑफर टू परफॉर्मेंस के, उसका पहला क्या है कि वो अनकंडीशनल हो। मतलब आपने जो ऑफर टू परफॉर्मेंस दी है उस पर कोई कंडीशन ना लगाई हो, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है इसका, वो कहता है कि इट मस्ट बी मेड एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। दूसरा पॉइंट क्या है कि टाइम एंड प्लेस,
दोनों हमारे पास टाइम भी और प्लेस भी दोनों प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा इसी सेकंड वाली पॉइंट के अंदर ही है कि that person to whom it is made have a reasonable opportunity of ascertaining that the person by whom it is made is able and willing there, ठीक है, and then to do whole of what he is bound by his promise to do। मतलब जो प्रोमिसर परफॉर्मेंस दे रहा है तो प्रोमिसी के पास ये रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो ये देखे कि जिसने ऑफर टू परफॉर्मेंस दी है क्या वो उस परफॉर्मेंस को करने के लिए एबल है, क्या उसको परफॉर्मेंस पे करने के लिए विलिंग है, क्या उसने वो सब किया है जो एज बाय प्रॉमिस उसको करना चाहिए था, ठीक है। पहले एबल, दूसरा विलिंग और तीसरा टू डू होल ऑफ व्हाट ही इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस। मतलब इसमें क्या है कि प्रॉमिस ही के पास, ठीक है, प्रॉमिस ही के पास हैव मस्ट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, इसमें अपॉर्चुनिटी होगी कि वो असरटेन करें इस चीज़ को कि जिसने परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। मतलब जो प्रोमिसर्स हैं क्या वो विलिंग है, क्या वो एबल है, क्या उसने होल परफॉर्मेंस दी है, ये सारी चीज़ें वो देखने का, असरटेन करने का उसके पास राइट है। उसके बाद दूसरा एसेंशियल है, नेक्स्ट जो एसेंशियल है वो ये है कि इफ़ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रोमिसी, द प्रोमिसरी मस्ट हैव द रीजनेबल opportunity of seeing that the thing offered is the thing which the promiser is bound by his promise to deliver। यहाँ पर कहता है कि प्रोमिसी के पास एक और एसेंशियल ये है कि प्रोमिसी के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ये भी होगी कि वो चेक करेगा गुड्स को, ठीक है, गुड्स को चेक करेगा कि क्या वो वही क्वालिटी के गुड्स है जो प्रोमिसर ने देने थे, क्या वही क्वालिटी के गुड्स हैं या नहीं, ठीक है। तो वो गुड्स की क्वालिटी को भी वो चेक कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक और सिनारियो है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल सेवरल जॉइंट प्रोमिस है ना, मान लो एक है एक हमारे पास प्रोमिसर है, उसने किया है कॉन्ट्रैक्ट सेवरल, यानी कि बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तीन के साथ कर लिया। तो अगर सेवरल जॉइंट प्रोमिस है तो उसका सेम कंसिक्वेंसेस होगा कि जैसे सबको हुआ है। मान लो अगर ए ने ऑफर टू परफॉर्मेंस दी है बी को, ठीक है, और बी ने वो सब ये एसेंशियल फुलफिल है, ये सारे सब कुछ देख लिए, ठीक है। ए ने जो परफॉर्मेंस दी वो सारी सही दी और बी ने उस परफॉर्मेंस को चेक किया कि हाँ सब कुछ सही है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि ए जो है ना दोबारा से ऑफर टू परफॉर्मेंस सी को भी देगा अब डी को भी देगा, नहीं, इसने बी को दे दी और इसने हाँ कह दी तो ये माना जाएगा कि इसकी तरफ से भी हाँ है, ठीक है। ये है सेक्शन, ये है हमारे पास इसके एसेंशियल जो अभी हमने डिस्कस किए। अब हम इन एसेंशियल्स को वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ पढ़ते, ठीक है। वन बाय वन हम इन एसेंशियल को एग्जाम्पल के साथ पढ़ते कि किस तरीके से अनरीजनेबल ना हो, किस तरीके से टाइम और प्लेस प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं वो अनकंडीशनल का वाला पॉइंट का कवर करते, ठीक है। जो ऑफर टू परफॉर्मेंस है वो हमारे पास अनकंडीशनल होनी चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए जो कि डेप्टर हैं ABC लिमिटेड कंपनी का ना, ठीक है। अब इसमें क्या है, ए ने ऑफ़र करी है इसको कि ए क्या करेगा, ऑफ़र करे पे करेगा, ठीक है, पे करेगा अमाउंट इफ़, किस कंडीशन में, जो ABC हैं कि क्या करें, अलॉट करें ए को 100 शेयर्स ऑफ प्योर वैल्यू, ठीक है। अब इस कंडीशन में इसने अपना डेट पे करने पे ये कंडीशन लगाई हुई है, तो यहाँ पर ये जो ऑफर टू परफॉर्मेंस है ये अनकंडीशनल नहीं है, ये कंडीशनल हो गया, तो यहाँ पर ये इन्फोर्स नहीं होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं टाइम का। मान लो ए ने ऑर्डर किया है केक फ्रॉम बी बेकर, ठीक है, ये हमारे पास बेकर्स है। और उसके बाद ए जो है जिसने ऑर्डर किया है, ए ने ऑर्डर किया है केक, ठीक है, फॉर इसकी बेटी है सी, ठीक है, इसकी डॉटर है, उसकी बर्थडे के लिए इसने केक ऑर्डर किया है कि वो डिलीवर कब होगा, 17 अगस्त को। मान लो 17 अगस्त को उसकी बेटी की बर्थडे है। अब बी क्या करता है कि केक को डिलीवर करता है 15 अगस्त को। अब ये प्रॉपर, अब बर्थडे 7 अगस्त को है, 3 दिन पहले तो केक ऑर्डर करके कोई नहीं रखेगा ना, तो यहाँ पर ये जो वैलिड टाइम के अंदर प्रॉपर
टाइम के अंदर परफॉर्मेंस नहीं हुई है तो ये वाला पॉइंट ये परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। दूसरा हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं तीसरी पॉइंट का। हमने प्रॉपर टाइम और कंडीशनल वाली पॉइंट डिस्कस कर दिया, अब हम प्रॉपर प्लेस वाली पॉइंट को डिस्कस करते हैं ना, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, उसने क्या किया है, रेंट पे दिया हुआ है बी को कोई घर, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ही ऑफर्स हिम रेंट अ, फॉर एग्जांपल ए ने क्या किया, ए और बी, ठीक है, दो पार्टीज है, ये किसी की मैरिज पे आए हुए, ठीक है, मैरिज पार्टी है किसी की शादी की, उस पर ये दो लोग आए हैं। अब इसमें क्या होता है कि ए ने क्या किया, इसको ऑफर करिए किसकी, ए ने ऑफर द रेंट एट मैरिज पार्टी, ठीक है। ए का कोई फॉर सपोज घर है, ठीक है, उसने इसको बी को ऑफर दिए मैरिज पार्टी पे। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि बी जो है इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट, बिकॉज जो टेंडर है वो दी गई है, बिकॉज जो टेंडर है वो किसी प्रॉपर प्लेस पर नहीं दिए गए, ये प्रॉपर प्लेस नहीं है, शादी शादी पे शादी इंजॉय करने गए आप अपने टेंडर्स दे रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट अ वैलिड प्लेस टू डिस्कस इट, ठीक है। वो जगह होती या कोई और जगह होती तो समझ में आता है, तो ये इट इज़ नॉट अ प्रॉपर प्लेस, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास एबल, विल और होल वाला, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल आप देखिए ए जो कि डेप्टर है हमारे पास, ठीक है, सपोज करते ए जो हमारे पास डेप्टर है, इसने ऑफर दी है कि वो पे करेगा इंस्टॉलमेंट के अंदर, किसको, बी को। ए जो है वो अपना डेप्टर है, बी को वो देगा इंस्टॉलमेंट के अंदर। हालांकि डिसाइड हुआ था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा बल्कि फुल करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये था कि फुल करेगा, बट अब ये कह रहा है कि मैं इंस्टॉलमेंट में करूँगा, तो ये इसको परफॉर्म करने के लिए एबल नहीं है, विलिंग भी नहीं है, और उसने पूरी परफॉर्मेंस दी भी नहीं है, तो यहाँ पर नॉट, दिस इज नॉट अ वैलिड टेंडर बीइंग नॉट फॉर द होल ऑब्लिगेशन, ठीक है, क्योंकि वो होल ऑब्लिगेशन नहीं दे रहा। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था कि प्रॉमिसी के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होगी कि वो गुड्स को चेक करेगा, है ना, तीसरी वाली जो पॉइंट ना ये वाली, कि गुड्स को चेक करेगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ए ने डिलीवर की है गुड्स बी को, ठीक है, 1 PM पे, और कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हुआ था, ठीक है, कि 1 PM पे वो करेगा, हर एक चीज़ प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस सब कुछ डिसाइड हो गया है। अब ये ए ने परफॉर्मेंस बी दिया, लेकिन वो क्या कह रहा है कि जल्दी जल्दी में बस बी को कह रहा है कि परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करो, इतना टाइम नहीं है कि तुम चेक करो इसको ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए ये कह रहे हैं कि आई एम सेंडिंग यू द गुड्स एंड एज वी आर एग्रीड, नाउ हरी अप, देयर इज नो टाइम टू चेक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये कहता है कि टाइम ये चेक करने का बी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, तो यहाँ पर भी ये नहीं होगा, क्योंकि प्रॉमिसी के पास से राइट है कि वो गुड्स की क्वालिटी को चेक करेगा, ठीक है। तो अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें ये है कि सब असेंशियल्स होंगे और पता चलेगा कि ये वैलिड है, ठीक है। एक वैलिड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब हमने इन सब के एक एक पॉइंट पे एक एक एग्जांपल समझा, ठीक है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एग्जाम पे आपके इसी एग्जांपल को ऑन वर्डिंग करके लिख सकते हैं ना, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर क्या होगा कि सारी चीज़ें होंगी और वैलिड होगा। अब सपोज करें फॉर एग्जांपल ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा बी के साथ, ठीक है, कि ए जो है 2 मई को, ठीक है, 2 मई को 2025 सपोज करते हैं, हम कोई भी ईयर लगा लेते हैं, ठीक है। ए क्या करेगा, 500 बैल्स ऑफ द कॉटन, 500 बैल्स ऑफ द कॉटन प्रोवाइड करेगा, किसको, बी को, ठीक है, पर्टिकुलर क्वालिटी के। कहाँ पर करेगा, बी के वेयर हाउस पे करेगा, कहाँ पे करेगा, बी के वेयर हाउस पे करेगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ए ने ब्रिंग्स द कॉटन टू बीज आउट, ए ने अपनी परफॉर्मेंस दी, वो बी के वेयर हाउस पे गया, उसने 2 मई को वो सारी अपनी चीज़ें जो हैं उसको दी, और बी के पास ये रिजनेबल अपॉर्चुनिटी भी थी कि उसने गुड्स को चेक भी किया, ठीक है, गुड्स को उसने चेक भी किया। नाउ ये सेटिस्फाई हो गया, बी सेटिस्फाइड हो गया, बी हमारे पास सेटिस्फाई हो गया और इसने एक्सेप्टेंस दे दी, तो यहाँ पर ये एक वैलिड परफॉर्मेंस हो गया, ए वैलिड ऑफर टू परफॉर्मेंस हुई, इसके बाद बी ने उसको एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर ये वैलिड परफॉर्मेंस हो गई, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हम इन सेवरल जॉइंट्स प्रोमिसर वाली पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये था ऑफर टू परफॉर्मेंस के एसेंशियल्स और उसके एक पे एग्जांपल और एक जनरल एग्जांपल हमने डिस्कस किया।
अब यहाँ पर जो कह रहे हैं कि ऑफर टू वन सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस, अब इसमें इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ए और सी 1000 10,000 सपोज करते हैं 10,000 टू बी एंड सी, ठीक है, जॉइंटली। अब ए ने क्या किया, ए ऑफर टू पे द अमाउंट टू सी, ठीक है, प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस, ठीक है, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पेस ने परफॉर्मेंस दी है ए ने सी को, ठीक है। अब इस कंडीशन में सी ने एक्सेप्टेंस दे दी, तो इस कंडीशन में जो है अब ये दोबारा से परफॉर्मेंस और नहीं देगा बी को, ठीक है। इट शैल बी कंसिडर द वैलिड टेंडर ऑफ द परफॉर्मेंस बाय द ए, ठीक है। तो ये इसमें आता है। अब इसके बाद हमने डिस्कस करना है कंसीक्वेंसेस, जो इस टॉपिक का सेकंड, जो इस टॉपिक का इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इफ़ेक्ट क्या होगा, कंसीक्वेंसेस क्या होंगे अगर ऑफर टू परफॉर्मेंस रिफ्यूज़ हो जाती है। अब आते हैं सेक्शन के मेन पार्ट पे, ठीक है। हमने ऑफर टू परफॉर्मेंस की डेफिनेशन डिस्कस की, उसका एग्जांपल डिस्कस किया, एसेंशियल डिस्कस किया, हर एक पॉइंट पे एग्जांपल डिस्कस किया, एक जनरल एग्जांपल डिस्कस किया और सेवरल प्रोमिसेस वाली पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब इसमें अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, ठीक है, ऑफर टू परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो उसके बाद उसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, इफेक्ट्स क्या होंगे अगर रिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल इसमें पहले डायरेक्ट पढ़ते हैं, इसके बाद एग्जांपल पे जाते हैं। प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि प्रोमिसर फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा नॉन परफॉर्मेंस पे, ठीक है, उसने अपनी परफॉर्मेंस दी, अब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके बाद नॉट डज ही देयर बाय लूज द राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसके जो राइट्स हैं वो भी लूज नहीं करता, मतलब इसकी ऑब्लिगेशंस नहीं है, ये ऑब्लिगेशन जो डिस्चार्ज हो चुका है, लेकिन इसके राइट्स जो है ना वो स्टिल है। यहाँ पर राइट्स की जो बात हो रही है ना, इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि अब उस ऑफर टू परफॉर्मेंस के इफेक्ट क्या है ना, अब ऑफर टू परफॉर्मेंस रिफ्यूज हो चुकी है, ठीक है, रिफ्यूज हो चुकी है। अब यहाँ पर जो प्रोमिसर है वो क्या है, वो डिस्चार्ज तो हो गया, ठीक है, डिस्चार्ज तो हो गया अपनी लाइबिलिटीज़ के, उसकी अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन इस प्रोमिसर के जो राइट्स हैं ना वो लूज़ नहीं करता, वो राइट्स स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। अब राइट जैसे राइट टू कंपनसेशन हो गया, ठीक है, ये इसके पास राइट है। अब इसने अपनी परफॉर्मेंस दी है, अगली पार्टी नहीं दे रही, इसका जो लॉस है ना वो कंपनसेट कर सकता है, इसके जो राइट्स हैं वो स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इसके कंसीक्वेंसेस वाली बात को ना एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ऑफर टू परफॉर्मेंस, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस रिफ्यूज़ हो चुकी है, ठीक है। अब इसके इफ़ेक्ट पे हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एक सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि ए ने एक प्रॉपरली टेंडर किया है बी के साथ, ठीक है, कि वो क्या करेगा, गुड्स देगा बी को इन अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और बी ने रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है। अब हम सारी चीज़ें ना दोबारा रिपीट नहीं करते बार बार, ठीक है। ए ने गुड्स जो ना वो बी को दिए, ठीक है, उसके बाद इसने अपनी पूरी परफॉर्मेंस वगैरह दी है, प्रॉपर टाइम पे सब कुछ परफॉर्म किया। अब बी रिफ्यूज़ कर रहा है, अब गुड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब यहाँ पर ए के पास ये नहीं है कि अब दोबारा उसको ए जो ना उसको डिलीवर करेगा, ठीक है। यहाँ पर ए डज नॉट हैव टू डिलीवर द गुड्स लेटर उसके बाद, ठीक है। देन इसमें क्या है कि जो ए है, ठीक है, वो सू कर सकता है बी को, इस कंडीशन में ए जो है ना वो सू कर सकता है बी को, ठीक है, फॉर डैमेजेस, फॉर कंपनसेशन, फॉर डैमेजेस वो कर सकता है इसको सू, क्योंकि जो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ बी की वजह से लॉस हुआ है ए को, वो जो है ना बी भर के थे ए को, ये इसके पास इफेक्ट है, ये ऑफर टू परफॉर्मेंस को रिफ्यूज़ करने का इफेक्ट है कि ए उसको सू कर सकता है और यहाँ पर ये डैमेजेस को क्लेम कर सकता है, कंपनसेशन को क्लेम कर सकता है जो बी की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि प्रोमिसर अपने राइट्स को लूज़ नहीं करता। तो ये था हमारे पास सेक्शन 38, जिसके अंदर हमने ऑफर टू परफॉर्मेंस की डेफिनेशन, एग्जाम्पल और उसके बाद ऑफर टू परफॉर्मेंस वैलिड कब होती है उसके एसेंशियल एक एक पॉइंट पे एग्जांपल, एक जनरल एग्जांपल जॉइंट प्रोमिसेस वाली सिचुएशन को,
और उसके कंसिक्वेंसेस को डिस्कस किया। अगर आपको इस सेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है मज़ीद तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दें। थैंक यू।